रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का आज आपका थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में एक शानदार टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है आज का ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस टॉपिक एकेडमिक एज वेल एज नीट दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। फिलहाल आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस इज ए फर्स्ट इवेंट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपको फर्स्ट पॉइंट नोट करना होगा। ग्लाइकोलिसिस इज अ फर्स्ट इवेंट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। देन ग्लाइकोलिसिस टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, और यहाँ पे ग्रीक वर्ड क्या है? ग्लाइकोस। क्या है? ग्लाइकोस एंड लिसिस। ग्लाइकोस का मीनिंग है शुगर और लिसिस का मीनिंग है स्प्लिटिंग। मतलब यहाँ पे होने वाला है क्या है? शुगर का स्प्लिटिंग। शुगर का यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, ध्यान देना होगा। शुगर यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होगी। अगर आप केमिकली डिफाइन करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे शुगर का ऑक्सीडेशन होने वाला है। शुगर दैट मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है इसको फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? गस्टिव इम्बेडेन, ओटो मायरहॉफ, जे पर्नेस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस पाथवे को इंट्रोड्यूस किया। और ग्लाइकोलिसिस पाथवे का जो सेकेंड नेम है वो है ईएमपी पाथवे। और ईएमपी पाथवे जो नेम है, इसमें जो ईएमपी है ये साइंटिस्ट के नेम के फर्स्ट लेटर से लिया गया है। जो साइंटिस्ट के नेम है उस नेम से लिया गया है, वो भी फर्स्ट लेटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ई इम्बिडिन, ठीक है, देन एम मायरहॉफ, देन पी फॉर पर्नेस, ठीक है। तो ईएमपी पाथवे इसका सेकेंड नेम हो गया। देन आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये एक्चुअली कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ग्लाइकोलिसिस एक सिंगल इकलौता एक पाथवे है जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे तो रेस्पिरेशन में ओनली वन इवेंट अकर, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और इसके अलावा दैट मीन्स कि क्रैब्स साइकिल एंड ईटीएस, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में। एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो क्रैब साइकिल भी होगा और ईटीएस भी होगा और ग्लाइकोलिसिस भी होगा। मतलब कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस, देन क्रैब साइकिल, देन ईटीएस, ये तीनों इवेंट एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होगा। बट जब एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वहां पे रेस्पिरेशन में ओनली वन इवेंट अकर, दैट इज ए ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है शुगर और ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ये नोट करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन ये। यहाँ पे जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को तो आप बताएंगे कि यहाँ ग्लूकोज पार्शली ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप प्लांट में, ठीक है, प्लांट में अगर डिस्कस करें, ठीक है, मतलब कि प्लांट में सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करें तो वहां पे ये बताया गया है एज पर एनसीईआरटी की प्लांट में जो ग्लूकोज मिलता है वो एक्चुअली में मिलता कहाँ से है? वो सुक्रोज से मिलता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सुक्रोज में ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो वो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से आता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। और ये जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज सुक्रोज बनाता है, और सुक्रोज जो है ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। मतलब कि जब भी कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करना होगा नॉन ग्रीन पार्ट में, ठीक है, तो वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। और जैसे ही वो नॉन ग्रीन पार्ट में पहुंचेगा देन वो पार्ट को एनर्जी अगर रिक्वायरमेंट है
तो वहाँ पे क्या होगा, सुक्रोज का ब्रेक डाउन होगा और सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम, ठीक है ना। इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन अगर आप स्टोरेज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च बनाता है, क्या बनाता है, स्टार्च। ये एरो थोड़ा सा चेंज कर लो आप, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज जब किसी प्लांट के पार्ट में स्टोर होता है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक स्टेम में या रूट में ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सुक्रोज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बता दें कि सुक्रोज जो है ये नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसपोर्ट होके जाता है और वहाँ पे ये ब्रेक होता है और ब्रेक होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है इस कन्वर्जन में वो होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। और स्टोर होने की बात है तो आपको मैंने बताया है कि ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेम और रूट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात होने के बाद, ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ठीक है। और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे दैट मीन्स कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं किस पे, ग्लाइकोलिसिस पे। और ग्लाइकोलिसिस का ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है, ये किसका फ्लो चार्ट है, ग्लाइकोलिसिस का है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये सामने जो दिख रहा है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है और ये 10 स्टेप पाथवे है, 10 स्टेप पाथवे है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। आप जब एंजाइम टॉपिक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो वहाँ पे ये बताया गया है कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल जो स्टेप होते हैं वो 10 स्टेप होते हैं और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स आप लर्न करते जाना, ठीक है। ग्लूकोज जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान देना हो कि जब पायरुवेट बनेगा तो टोटल उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2 होंगे और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब 1 ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बट ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं और पायरुवेट में कार्बन 3 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जब बनेंगे देन उसके बाद से कार्बन बैलेंसिंग पॉसिबल होगा। आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 कार्बन और यहाँ पे ऑलरेडी क्या 6 कार्बन, देन ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और ये है आपका पायरुवेट, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब स्टेप को देखिए ध्यान से 1 बाय 1। ये आपके सामने ये ग्लूकोज दिख रहा है, ठीक है। ग्लूकोज जो है का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एटीपी जो है यूटिलाइज हो रहा है। एटीपी का जो फॉस्फेट है, ठीक है ना, वो फॉस्फेट ग्लूकोज के 6 नंबर पे अटैच हो रहा है, 6 नंबर कार्बन पे अटैच हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और एटीपी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एडीपी में, ठीक है। एडीपी दैट मीन्स कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ये क्या था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ का एक फॉस्फेट ग्लूकोज को मिल गया और ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर अटैच हो गया। और ये जो इवेंट है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ठीक है ना, ये जो स्टेप है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ध्यान देना होगा। कोई भी एंजाइम है वो एंजाइम जो है क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा
तो प्रोडक्ट जो है जल्दी जल्दी फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों क्यों मेंशन है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज ये अलग अलग प्लेस पे इसका नेम है। ठीक है, और दोनों का जो केएम वैल्यू होता है मिचालिस मेंटल कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, मिचालिस मेंटल कांस्टेंट मैंने बायोमोलिक्यूल्स में आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये जो केएम वैल्यू है वो हेक्सोकाइनेज की लो होती है और ग्लूकोकाइनेज की हाई होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड नीड। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि हेक्सोकाइनेज यूज करना है या ग्लूकोकाइनेज यूज करना है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यहाँ पे हेक्सोज दैट मीन्स कि ग्लूकोज ही चेंज हो रहा है अपने आइसोमेरिक फॉर्म में। ठीक है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम मेंशन है वो है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ऐसा हेक्सोज मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी क्या है, फॉस्फेट अटैच है, और वो एक्चुअली है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका आइसोमरेज। ठीक है, कंप्लीट नेम है उसका फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, देन इसके बाद से आप देख रहे होंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 1 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप फ्रक्टोज पे ऐड हो रहा है। पहले जो फॉस्फेट ग्रुप था वो 6 नंबर कार्बन पे था, 6 नंबर कार्बन पे था, और अभी आप जो स्टेप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, और एटीपी यूटिलाइज होगा तो अगेन एक फॉस्फेट मिलेगा, किसको, फ्रक्टोज को मिलेगा, और वो फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होगा, फर्स्ट नंबर पे अटैच होगा, इसलिए इस प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगा वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, पीएफके बोलते हैं इसको। देन इसके बाद से क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, क्या होगा, इस प्रोडक्ट का स्प्लिटिंग होगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा, और स्प्लिट करके 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, और वो दोनों प्रोडक्ट आपस में आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो आपके सामने दिख रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। सिमिलरली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का ये है और 3 कार्बन का ये है। ठीक है, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है कैसे बन रहे हैं, स्प्लिटिंग से बन रहे हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा या स्टेप होगा उसको आप स्प्लिटिंग बोल सकते हैं, और इस स्टेप पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। ठीक है, तो एल्डोज इन्वॉल्व हुआ और स्प्लिटिंग हुआ, और स्प्लिटिंग का रेट फास्ट हो गया एल्डोज के प्रेजेंस में, और यहाँ पे स्प्लिटिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, और ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन मेंशन कर रखा है, दैट मीन्स कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सिन एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना होगा आपको। तो एक्चुअली होता क्या है, स्प्लिटिंग होने के बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे स्टेप को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो एक बार तो वो खुद इन्वॉल्व हो जाता है, और देन सेकेंड टाइम क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सिन एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और देन वो इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो एक बार ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ और ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, और दोनों जब इन्वॉल्व होंगे तो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मैंने यहाँ पे बताया था आपको ना कि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स
बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि 3 कार्बन का एक पायरुवेट बना और दूसरा 3 कार्बन का ये वाला जो है ये दूसरे पायरुवेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो सेकेंड नेम है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना, ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया और इसके अकॉर्डिंग इसका शॉर्ट फॉर्म है PGAL। ठीक है, दैट मीन्स फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना, और देन इसके बाद से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है ना, ध्यान देना होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा तो वहां पे क्या होगा कि NADH फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रोजन मिलेगा किससे, एल्डिहाइड से मिलेगा। हाइड्रोजन मिलेगा किससे, एल्डिहाइड से, और वो हाइड्रोजन कौन लेगा, NAD+ ले लेगा और NADH बना लेगा। ठीक है, NADH बना लेगा। ठीक है ना, तो ये जो NADH बनेगा ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग बन गया, ठीक है, और सेकंड इसके अकॉर्डिंग बन गया। मतलब कि एक बार ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ तो 1 NADH बना, और देन ये जब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, देन सेकंड NADH बनेगा। इसलिए टोटल जो यहाँ पे NADH बनने वाला है वो 2 NADH बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जो भी आपको मिल रहे हैं रिएक्शन में प्रोडक्ट, वो सब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स सबके होंगे, इसलिए मैंने हर एक प्रोडक्ट के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, और इधर 3 कार्बन का डाईहाइड्रोक्सिन एसीटोन फॉस्फेट इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ हमको बैलेंस करना होगा सारे प्रोडक्ट को, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं फिर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी बोल रहा है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बोलते हैं BPGA, BPGA। ठीक है, मतलब कि बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये सब नेम अच्छे से ध्यान देना, अदरवाइज परेशान हो जाओगे आप लोग। देन इसके बाद से क्या होगा कि एटीपी फॉर्मेशन का स्टेप शुरू हो जाएगा। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन का स्टेप शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स कि अब एटीपी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एटीपी जब बनेगा, ठीक है, आप ध्यान से देखना, मेरे पेन पे फोकस करना, पेन का जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना कि अब क्या होने वाला है, एटीपी बनना वाला है। और एटीपी बनेगा तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, मतलब 1 फॉस्फेट यहाँ से निकलेगा और एडीपी के साथ अटैच हो जाएगा, देन बनेगा क्या, एटीपी बनेगा। ठीक है, वो भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब कोई भी प्रोडक्ट इधर बनेगा वो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन रहा है और दूसरी बार जो बन रहा है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की वजह से बन रहा है, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। तो जितने भी इधर आपको मिलेंगे प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल्स, वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब भी फॉस्फेट का एडिशन होता है तो काइनेज आ जाता है। ठीक है, काइनेज एंजाइम होता है, कहीं से भी एक फॉस्फेट निकल रहा हो और कहीं पे भी जाके ज्वाइन कर रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे मोस्टली ये जो एंजाइम के नेम होंगे वो काइनेज से स्टार्ट होंगे। ठीक है, लास्ट में उसे काइनेज होगा, स्टार्ट नहीं होगा, बट नेम के साथ जो लास्ट में जो होंगे वो होगा आपका काइनेज। ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट आपने देखा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे भी फॉस्फेट निकल रहा था और इस फॉस्फेट को कौन ले रहा था, ग्लूकोज ले रहा था, इसलिए यहाँ पे भी काइनेज वर्ड यूज किया गया है, और यहाँ पे भी वही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इस फॉस्फेट को, मतलब कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉस्फेट को गेन कर रहा है एडीपी, और देन एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम का नेम है वो काइनेज है। क्या है, काइनेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं 3
ग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज यहाँ इन्वॉल्व होगा। देन उसके बाद से क्या होगा, ध्यान देना आप लोग, उसके बाद से होगा आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे इस स्टेप को एक्सेलरेट कौन कर रहा है, एन इनोलेज एंजाइम, इनोलेज एंजाइम इस स्टेप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो बन रहा है ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ये भी बन रहा है। और देन इसके बाद जो है वो होगा आपका क्या, पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, और यहाँ पे भी 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे इस स्टेप को जो एक्सेलरेट कर रहा है एंजाइम, उस एंजाइम का नेम है पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि एटीपी फॉर्म हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। आपको मैंने बताया है कि 2 मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि स्प्लिटिंग के टाइम पे जो 2 प्रोडक्ट बने थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों को अगर आप इंक्लूड करेंगे रिएक्शन में तो आपको 2 एटीपी यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 एटीपी मिलेगा, मतलब कि देखा जाए तो ओनली एटीपी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो टोटल 4 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, टोटल 4 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। और अगर आप NADH की बात करें तो NADH कितने बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन की बात करेंगे एटीपी की यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो एटीपी यहाँ पे 1 यूटिलाइज हो रहा है और सेकंड नंबर पे यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है एटीपी, ठीक है। तो टोटल जो यूटिलाइजेशन की बात होगी तो 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये यूज हो गया। आपसे कोई पूछे कि नेट कितना एटीपी है तो आप क्या करेंगे, 4 - 2 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 एटीपी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि एटीपी कैलकुलेशन आता है, एटीपी कैलकुलेशन आता है एग्जाम में। और एटीपी का चार्ट मैं बनवाऊंगा सेपरेटली, एटीपी का चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से और यहाँ तक, तो ये था आपका एटीपी इन्वेस्टिंग स्टेप था, मतलब यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा था, यूटिलाइज हो रहा था। देन उसके बाद से क्या हो रहा था, इसके बाद से हम स्प्लिटिंग रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद से ये जो नीचे का दिख रहा है ये था एटीपी फार्मिंग स्टेप, क्या था, एटीपी फार्मिंग स्टेप। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें ध्यान से देखनी होगी, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन किस में हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शन हुआ तो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो होगा ही, कोई भी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे रेगुलेशन होता है, ठीक है ना, वहां पे रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, तो हो रहा है रेगुलेटरी एंजाइम्स के थ्रू, रेगुलेटरी एंजाइम के थ्रू ग्लाइकोलिसिस रेगुलेट हो रहा है। और यहाँ पे जो रेगुलेटरी एंजाइम है वो क्या है आपका, हेक्सोकाइनेज है, क्या है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ध्यान देना होगा। ये फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम है। देन सेकंड आपका मोस्ट फेमस जो मैंने बताया था आपको, पीएफके, पीएफके मीन्स फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। देन थर्ड आपका देख लीजिए, थर्ड है आपका पायरुवेट काइनेज, ठीक है, पायरुवेट काइनेज। दीज आर द रेगुलेटरी एंजाइम्स। और इसको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे रिएक्शन में, आप देखो ये क्या है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। देन इसके बाद से पीएफके, ठीक है, क्या है, पीएफके है। देन इसके बाद से लास्ट जो स्टेप है वहां पे देखिए, ठीक है, लास्ट स्टेप में देखिए पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये रेगुलेटरी एंजाइम्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने रेगुलेटरी एंजाइम को भी डिस्कस कर लिया जो कि इम्पोर्टेंट था डिस्कस करना। एटीपी भी डिस्कस कर लिया, एटीपी टोटल कितना यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ 2 एटीपी।
कितना फॉर्म हुआ 4 एटीपी, NADH कितना फॉर्म हुआ 2 हुए, ठीक है ना। देन अगर आपसे कोई पूछे कि ओनली एटीपी नेट बताना है तो 4 - 2 कर देंगे तो 2 निकल जाएगा, और NADH की बात करें तो NADH 2 बना, ठीक है ना। तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको मैंने बताया कि पायरुवेट जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और पायरुवेट जब फॉर्म हो जाता है तो इस पायरुवेट का फेट क्या है, ठीक है। फेट मतलब इसका आगे क्या यूज है, ठीक है। आगे अगर यूज की बात करें तो 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, 3 पाथवे या 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और इससे पायरुवेट आगे यूज हो सकता है। उसमें फर्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देन सेकंड आपका क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और देन है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा ये, ठीक है। और अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंट है ऑक्सीजन, बट यहाँ पे लैक है। लैक मतलब कि थोड़ा कम है बट है, ठीक है। तो सबको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम एग्जाम्पल वाइज, और सबका डिटेल में आगे करूंगा, ठीक है। पायरुविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो ये चीज कहाँ पे हो सकता है, ये स्केलेटल मसल सेल्स में हो सकता है, स्केलेटल मसल सेल्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हैवी वर्क करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो इनिशियली मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इनिशियली मसल्स को ऑप्टिमम ऑक्सीजन मिल जाता है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है, लैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वाया पायरुवेट। जैसे कि आपका ग्लूकोज है और ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन हो गया ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और देन पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन स्केलेटल मसल सेल्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मैंने मेंशन कर रखा है। देन सेकेंड जो पाथवे है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कि सेकेंड फेट ऑफ पायरुवेट, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट होगा, और यहाँ पे एक्चुअली क्या होने वाला है, यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये कहाँ पे होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, दैट मीन्स कि ईस्ट में होगा, ठीक है, ईस्ट में होगा, और मेनी प्रोकैरियोट्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होगा। देन थर्ड जो फेट है पायरुवेट का, वो एक्चुअल में कहाँ पे पॉसिबल है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के जो फर्स्ट इवेंट है मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस से मिलेगा क्या, पायरुवेट, और ये पायरुवेट आगे कंटिन्यू करेगा किसमें, क्रैब साइकिल में, देन ईटीएस में, ठीक है, ईटीएस में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और ईटीएस, दीज आर द इवेंट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ध्यान देना होगा। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CO2 + H2O, और साथ में एनर्जी बनेगी, बट वो जो एनर्जी होगी वो एटीपी के फॉर्म में बनेगी। किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि पायरुवेट तो बन गया, ठीक है, बट वो जो पायरुवेट है आगे कैसे यूज होगा उसका डिटेलिंग मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये फाइनली आपका ग्लाइकोलिसिस टॉपिक फिनिश हो गया। बस आपको ये ध्यान देना होगा यहाँ पे कि जो पायरुवेट बन रहा है वो आगे फर्दर यूटिलाइज होगा, और वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के लेवल पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एब्सेंट है या लैक कर रहा है, उस पर ये डिपेंड